आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की विशेषताएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध अत्यंत विशिष्ट हैं और इसके अंदर हमें आत्माभिव्यक्ति, विषय का प्रतिपादन और एक विशिष्ट शैली दिखाई देती है। चिंतामणि की भूमिका में अपने निबंधों की प्रकृति की ओर संकेत करते हुए वे लिखते हैं कि अपना रास्ता निकालते हुए बुद्धि जहाँ कहीं मार्मिक अथवा भावापकर्षक स्थलों पर पहुँचती है, वहाँ हृदय थोड़ा बहुत रमता अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ कहता गया है। इस प्रकार यात्रा से श्रम का परिहार होता रहा है। बुद्धि पथ पर हृदय भी अपने लिए कुछ न कुछ कहता पाता रहा है। उपरोक्त पंक्तियों में उन्होंने स्पष्ट व्यंजित किया है कि उनके निबंधों में समूचे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति शैलीगत सौष्ठव के साथ हुई है। मतलब साथ में विषय के साथ में उनकी जो है व्यक्तित्व, उसकी अभिव्यक्ति भी उनके मन के जो भावा अनुभूतियाँ हैं वो भी उसके साथ साथ चलती रही हैं और यही इनका वैशिष्ट्य है। वस्तुतः हिंदी साहित्य के क्षितिज पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक विशिष्ट प्रतिभा के धनी रहे हैं और हिंदी में साहित्यास का लेखन, काव्य शास्त्र के सिद्धांतों का निरूपण, समीक्षा सिद्धांतों का स्थापन, निबंध लेखन जैसी साहित्य परंपराओं का उन्होंने समृद्ध करते हुए उसका सूत्रपात किया। इस प्रकार से आचार्य शुक्ल एक प्रतिभा संपन्न रचनाकार तथा साहित्य के व्याख्याकार थे और उनमें कार्यत्री भावित्री मेधाओं का एक अपूर्व सामंजस्य देखा जा सकता है। निबंध लेखन में उनका एक अपूर्व और अप्रतिम योगदान है। उनके निबंध गंभीर तथा मौलिक हैं। उनके मनोविकार संबंधी निबंध में एक नई प्रकार की जो है धारा का सूत्रपात हिंदी में करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का व्यक्तित्व गुरु गंभीर तथा बुद्धि तत्व, भाव तत्व और सौंदर्यानुभूति के संतुलन से निर्मित था और इन्हीं के आधार पर उनके निबंधों की हम व्याख्या कर सकते हैं कि उनके निबंध में क्या विशेषताएं हमें दिखाई देती है कि बुद्धि तत्व किस प्रकार से, भाव तत्व, सौंदर्यानुभूति। आगे आप देखिए, भाव तत्व के विषय में अगर बात की जाए तो रामचंद्र शुक्ल जी के व्यक्तित्व की कुछ अपनी और विशेषताएं भी थी, विशिष्ट विशेषताएं थी जिनका संबंध केवल बुद्धि से न होकर संस्कार और भाव जगत से माना जा सकता है। और ये विशेषताएं देखिए क्या है: आदर्श प्रियता, प्रकृति प्रेम, वैज्ञानिकता। मतलब उनके निबंधों में आदर्श प्रियता स्पष्ट झलकती है। उन्होंने अधिकतर अपने निबंधों के विषय भी या तो साहित्य के आदर्श प्रधान रखे हैं। आदर्श प्रधान निबंध की कोटि के अंतर्गत हम उनके देखिए श्रद्धा और भक्ति, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, तुलसी का भक्ति मार्ग आदि आते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने आदर्श व्यक्तियों, आदर्श सिद्धांतों, आदर्श परिस्थितियों आदि का सर्वत्र उल्लेख किया है। और उदाहरण के लिए हम मानस की धर्मभूमि में भरत के चरित्र को ले सकते हैं, मतलब जहाँ उन्होंने आदर्श प्रियता को अभिव्यक्त किया है। प्रकृति प्रेम, शुक्ल जी प्रकृति प्रेमी रहे हैं। उनके निबंध में हिंदी काव्य में प्रकृति चित्रण उनका प्रमुख निबंध है। इस निबंध में उन्होंने संस्कृत कवियों के जो है प्रकृति चित्रण की जो विशेष जो बातें हैं उन पर प्रकाश डाला है और अपने अनेक निबंधों में उन्होंने प्रकृति का चित्रण किया है। आगे आप देखिए कि भाव तत्व के साथ में प्रवेग, शक्ति, ध्वन्यात्मकता, ये सारी की सारी विशेषताएं भी इनके निबंधों में मिलती हैं। मतलब आप देखिए कि श्रद्धा और भक्ति जैसे विषय जो है एक तरह से उनका विश्लेषण उन्होंने किस प्रकार से किया है कि एक शैली में एक प्रभाव बना रहता है और उस शैली में जो है प्रवेग मतलब फोर्स वो दिखाई देता है और पाठक जो है उसमें उसके प्रभाव में बह जाता है ना, अगर इस निबंध को, तो ये विशेषता भी उनके निबंधों में पाई जाती है। शक्ति देखिए कि उनकी जो शैली है उसकी विशेषता, उसमें शक्ति कैसे है कि प्रतिष्ठा, गूढ़ भावुकता और गंभीर विचारात्मकता के सारे हुआ करती है। शैली की जो में शक्ति की जो प्रतिष्ठा होती है, शुक्ल जी में दोनों तत्व मिलते हैं और इस कारण से सभी उनकी इस शक्ति से जो है प्रभावित होते हैं। ध्वन्यात्मकता, निबंध का एक तत्व संकेतात्मकता भी है।
शुक्ल जी में ये विशेषता जो है प्रमुख रूप से पाई जाती है। मतलब उन्होंने अपने निबंधों में समास और संकेतात्मक शैली का ही प्रयोग किया है। जैसे कि आत्मबोध और जगत बोध के बीच ज्ञानियों ने गहरी खाई खोदी, उदाहरण है ये। तो इसमें ये सारी चीज़ें जो है ध्वन्यात्मकता हमें सुनाई देती है। और आगे आप देखिए कि संगीतात्मकता, मतलब उसमें प्रवाह जो शैली, संगीतात्मकता, बाह्य सौंदर्य, आंतरिक सौंदर्य, सब कुछ इनके निबंधों की विशेषता है। बाह्य सौंदर्य मतलब जैसे अलंकार, गुण दोष आदि आते हैं, तो शुक्ल जी ने अपनी शैली में कहीं मुलम्मा चढ़ाने का प्रयास नहीं किया, मतलब एक आवरण उसमें दिखाई नहीं देता। केवल अपने भावों को अधिक स्पष्ट करने के लिए वो अलंकार का प्रयोग करते हैं, मतलब उसको अलंकारों के प्रयोग से कोई बोझिल उसको नहीं बनाते हैं। ये इनकी विशेषता है। आंतरिक सौंदर्य जो ग्रेस जिसे कहा जाता है, कि शुक्ल जी की शैली में आंतरिक सौंदर्य या ग्रेस नामक वस्तु जो है मिलती है, और ये उसको प्रभावी, उनके निबंधों को प्रभावी जो है बना देती है। इस प्रकार से उनके जो निबंध हैं वे अत्यंत विशिष्ट हैं और विभिन्न प्रकार की जो है बातों को वो समाहित किए हैं। और आगे देखिए कि इसमें बुद्धि तत्व में जो बिंदु आते हैं, जो उनके व्यक्तित्व से प्रभावित रचना हमें दिखाई देती है, उसमें बुद्धि तत्व विशिष्ट व्यक्तित्व से प्रभावित रचना में निम्नलिखित बातें पाई जाती है, जैसे मननशीलता, यथार्थता, गंभीरता, औचित्य, तार्किकता और संक्षिप्तता। ये सारी बातें जो है रामचंद्र शुक्ल जी की शैली में पाई जाती है, क्योंकि उनमें बुद्धि तत्व की प्रधानता है। इसलिए सारी जो विशेषताएं हैं वो सब उनके निबंधों में हमें दिखाई देती है। आप देखिए कि मननशीलता, उनके समस्त ग्रंथ गूढ़, मननशील और चिंतना के परिणाम है। तार्किकता देखिए कि यदि निबंध में खंडन मंडन को महत्व नहीं दिया जाता, किंतु फिर भी जो है वस्तुओं का प्रस्तुतिकरण तार्किक शैली में किया जाना आवश्यक होता है। मतलब अगर निबंध के में तर्क शक्ति का प्रयोग हम करते हैं, तो ऐसे जो है वो वही लेखक इसका प्रयोग करते हैं, या वही लेखक इस प्रकार के निबंधों को लिखते हैं जो बुद्धि प्रधान होते हैं। तो बुद्धि तत्व की प्रधानता आचार्य शुक्ल के निबंधों में पाई जाती है। रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों में ये विशेषता पाई जाती है कि वे जिस बात को कहते हैं उसको तार्किक शैली में प्रस्तुत करते हैं। तर्कपूर्ण, मतलब तर्क के साथ सतर्क उस चीज को प्रस्तुत करते हैं। और ये सारी शैली जो है मानस की धर्मभूमि के अंदर जो उनका निबंध है उसमें दिखाई हमें देती है। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद शीर्षक निबंध में तो इन्होंने खंडन मंडन को भी महत्व दिया है, और यह इनके निबंधों की प्रधान विशेषता थी। इसका कारण इनके व्यक्तित्व की बुद्धि प्रधानता थी। गांभीर्य देखिए कि बुद्धि प्रधान व्यक्ति स्वभाव से क्या होता है, गंभीर होता है। तो आचार्य शुक्ल के संबंध में निर्विवाद है कि बुद्धि प्रधान व्यक्ति थे, और यही कारण है कि उनके सर्वत्र जो है निबंधों में व्यक्तित्व में सर्वत्र जो क्या बनी हुई है, गंभीरता बनी हुई है ना। तो बहुत गंभीर शैली में वो अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं अपने निबंधों के माध्यम से। और जैसे कि इन्होंने अनेक गंभीर विषयों पर जो है अपने निबंधों को लिखा है, उसको प्रस्तुत किया है। संक्षिप्तता, ये लोक में प्रसिद्ध है कि विद्वान और विद्यमान कम बोलते हैं, मतलब गागर में सागर भरने की जो क्षमता है वो इसमें हमें दिखाई देती है। ये बात साहित्य और शैली में भी लागू होती है कि अधिकतर बुद्धि प्रधान लेखकों की शैली संक्षिप्त और समास प्रधान हुआ करती है। इसके विपरीत विद्वान लेखकों की शैली व्यास प्रधान होती है। शुक्ल जी का व्यक्तित्व बुद्धि विशिष्ट था, मतलब बुद्धि प्रधान था, तो उनकी जो शैली हमें दिखाई देती है उसमें भी वो चीज़ें हमें महसूस होती हैं जब हम उनके निबंधों से गुजरते हैं। तो उनके निबंधों की सबसे प्रधान जो विशेषता है वो है सूत्र शैली, मतलब वे प्राय सूत्र रूप में एक वाक्य कह देते हैं, मतलब पूरा का पूरा सूत्र वाक्य उसमें भरे पड़े रहते हैं। उनके निबंधों में हमें दिखाई देते हैं, तो एक सूत्र रूप में वो अपनी उसको प्रस्तुति उनके निबंधों में हमें दिखाई देती है। स्पष्टता, प्राय देखा जाता है कि बुद्धि प्रधान लोग अपने व्यवहार में थोड़ा स्पष्टवादी भी होते हैं। ये बात शैली में भी देखी जा सकती है। देखिए कि उनका जो व्यक्तित्व है अति विशिष्ट तो था, इसलिए बातों को घुमा फुरा के तो प्रस्तुत नहीं करते थे, और यही है कि उनके निबंधों में सूत्र रूप में ये बात फिर उपमानों और उदाहरणों के रूप में उनको पूर्णता, मतलब जो भी बात वो निबंधों का जो भी शीर्षक होता था
या जो भी उन्होंने बिंदु उठाते थे वे उसको बिल्कुल स्पष्ट, वो विभिन्न रूपों में स्पष्ट करने की, चाहे वो उसे उपमान या उदाहरण के द्वारा उसको स्पष्ट कर देते हैं, ये उनके जो है निबंधों में पाया जाता है। अब यथार्थता देखिए, आचार्य शुक्ल ने अपने समस्त निबंधों में यथार्थता को महत्व दिया है। वह कहते हैं कि यथार्थ, वे जो कहते हैं वो यथार्थ कहते हैं, मतलब सही, जो बात सही है वही वो प्रस्तुत करते हैं। यही कारण है कि उनके निबंध बहुत छोटे हो गए। जैसे मानस की धर्मभूमि को लीजिए, इस पर सैकड़ों पृष्ठ लिखे जा सकते हैं, लेकिन इसमें जो है कम पृष्ठों में ही उन्होंने बहुत गूढ़ गंभीर बातों को यहाँ पर समाहित करते हुए अपने निबंध को लिखा है। और जहाँ जहाँ पर उन्होंने जैसे श्रद्धा और भक्ति आदि मनोभावों का विश्लेषण किया है, वहाँ पर भी उन्होंने उतनी ही बात कही है जितनी की आवश्यक है, मतलब अनावश्यक जो है बातें उसमें नहीं है। तो जो यथार्थ है उसको उन्होंने वैसे ही प्रस्तुत किया है। औचित्य देखिए कि संस्कृत साहित्य में शैली में जो है औचित्य को बहुत महत्व दिया गया है, मतलब जहाँ औचित्य होता है वही श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे ये औचित्य कई प्रकार का होता है, शब्द मूलक, कल्पना मूलक, रस मूलक, जो है अर्थमूलक आदि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो है सबसे बड़ी विशेषता है कि औचित्य प्रेम है। जहाँ पर जिस बात की आवश्यकता होती है वहाँ वे उसी ढंग से उस बात को, जहाँ पर जो चीज़ उचित होती है उस बात को वहीं पर वो प्रस्तुत करते हैं, उसी रूप में वहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि अभी बताया कि अनावश्यक बातों को वो उसमें समाहित नहीं करते। जहाँ जिसकी आवश्यकता होती है वे उसी रूप में, उसी ढंग से, उसी शैली में उस चीज़ को प्रस्तुत करते हैं। मतलब कहीं वो, मतलब जिस भी परिवेश को चित्रित करते हैं, जिस भी मनोभाव को चित्रित करते हैं, तो वो जिस परिवेश से लिया गया है, तो वहाँ की जो भाषा शैली है ये देख लीजिए, उसमें बात करेंगे। और जैसे लोभ और प्रीति में एक स्थल पर वो जो है अलग तरह की बात करते हैं, मतलब भाषा के स्तर पर। भाषा जो है जैसी व्यक्ति से बात कहलवाते हैं या जो व्यक्ति से जो संवाद होते हैं वो उसी भाषा के अंतर्गत वहाँ उनके निबंधों में हमें देखने को मिलते हैं। भाव तत्व में जैसा कि मैंने पूर्व में उल्लेख किया कि उसमें आदर्श प्रियता, प्रकृति प्रेम, वैज्ञानिकता दिखाई देती है। और भाव तत्व में जो है क्या चीज़ है, प्रवेग, शक्ति, ध्वन्यात्मकता, सब कुछ हमें दिखाई देता है। इस प्रकार से शुक्ल जी के जो निबंध हैं अति विशिष्ट, गंभीर और अनेक प्रकार की जो है विशिष्टता या विशेषताओं के साथ में हमें पढ़ने को मिलते हैं। उसमें मननशीलता है, तार्किकता है, गांभीर्य है, संक्षिप्तता है, यथार्थता है। ये जो है कुछ प्रमुख जो बातें हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हमें देखने को मिलती हैं, और यही इनकी निबंध शैली का वैशिष्ट्य भी है। और